हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और बच्चों मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ लेज़र। और ये बेसिकली रिवीजन क्लास है और इसमें हम बेसिक ट्रिक्स हम सीखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको किस तरह से फाइनल एग्जाम में करने हैं, ये सारे हम डिस्कस करते हैं। और ये बेसिक इस पूरे फ्लो चार्ट के थ्रू हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर। लेजर इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये बेसिकली एक डिवाइस है जो कि कोहेरेंट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट इज लेजर, तो आपको लिखना है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म इसकी। और उसके बाद हमें बोले कि इट इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक सोर्स विच हैज हाई एनर्जी, हाई इंटेंसिटी एंड लो डाइवर्जेंस। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और ये कौन सा प्रिंसिपल, बट एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो बेसिक हम इसमें बस आपको इतना लिखना है। और ये मोनोक्रोमेटिक, ये तो सब चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये तीन यहां पे हम बात करेंगे कि जो लेजर में जब भी हमारे पास कोई भी यदि मटेरियल है, यदि उसमें लाइट इंसिडेंट होती है, तो ये तीन तरह के प्रोसेस होते हैं बच्चों। एक होता है दो तरह में, एक में एब्जॉर्प्शन है और एक में यदि कोई मटेरियल है उसमें यदि लाइट इंसिडेंट होती है तो एटम ऊपर जाता है, इस लाइट को एब्जॉर्ब करके एटम ऊपर जाता है हायर स्टेट में, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये वापिस आता है 10⁻⁸ सेकेंड के बाद इस हायर स्टेट में, तो एक इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट के फॉर्म में हो सकती है। तो हम यहां पे लाइट के फॉर्म में ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करेंगे जो कि लाइट एमिट करे, ठीक है। तो एमिशन भी दो तरह की है। तो पहले तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया और उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या अंतर है हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, क्योंकि आइंस्टाइन ने 1917 में इस स्टिमुलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट दिया था और उसके बाद 1960 में जाके रूबी लेजर जो हो गया बन के तैयार हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद हम ये आइंस्टाइन ने जो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके बाद साइंटिस्टों ने ये रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर और बहुत सारे लेजर डेवलप किए। तो हम क्या करेंगे, यहां से रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट, तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन फॉर द लेजर एक्शन, ये भी जो है वो क्वेश्चन बनता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, एक्टिव मीडियम में मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन इज ग्रेटर, मींस की प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज ग्रेटर देन द स्पॉन्टेनियस एमिशन और द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एमिशन इज मोर देन द एब्जॉर्प्शन। ये सारी क्या है, कंडीशन है एक लेजर फॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम कंपोनेंट ऑफ लेजर डिस्कस करेंगे, पंपिंग, एक्टिव मीडियम एंड रेजोनेटर कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेजर को डिजाइन करने के लिए। फिर टाइप से हम बात करेंगे रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर, जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, इसको हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये व्हाट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, तो मैंने अभी आप बच्चों के साथ डिस्कस किया कि यदि हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, उसमें ग्राउंड स्टेट में E1 मतलब उसकी एनर्जी E1 है और E2 है, ठीक है, और यहां पे एटम्स है। लाइट यदि फॉल हुई
अब लाइट इज फोटोन एच न्यू, और एच न्यू कितना होना चाहिए बच्चों, E2 माइनस E1, तभी लाइट एब्जॉर्ब होगी। नहीं तो यदि ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा E2 माइनस E1 से, तो ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करेगा वो। यदि ये गैप बहुत ज्यादा E1 E2 इज ग्रेटर देन एच न्यू, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एटम के पास उतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो हाई स्टेट में जा पाए। पर एच न्यू इज E2 माइनस E1, मतलब कि फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी E2 माइनस E1 अपॉन एच होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये गया, तो इसको बोलते हैं, इसमें क्या है, इसकी एनर्जी डेंसिटी सपोज करो ये है यू न्यू, इसकी एनर्जी डेंसिटी है डी न्यू किसी पर्टिकुलर रेंज में। तो ये क्या करेगा, ये फोटोन जो है ऊपर जाएगा तो ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक्साइटेड स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब स्टे रहने की एटम, वो 10⁻⁸ सेकेंड, और 10⁻⁸ सेकेंड के बाद क्या करेंगे, ये वापिस आ जाएगा और एक फोटोन एमिट करेगा। तो यहां पे हम बात करें तो ये इसको बोलते हैं स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, और इसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, P12 एब्जॉर्प्शन, दैट इज N1 मल्टीप्लाई बाई, बच्चों N1 है और ये U न्यू डी एनर्जी डेंसिटी पे। ठीक है, और इट इज प्रोपोर्शनल टू द दिस वन, और इसको हम बात करेंगे तो इसमें जो है वो बेसिकली B12, तो इसको हम लिख लेंगे B12 N1 मल्टीप्लाई बाई एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो इसको किसी रेंज में हम इसको U न्यू कर दें तो ये जो हो गया वो एनर्जी डेंसिटी, हम इस तरह से इसको लिख लें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास B12 क्या है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। अंडरस्टैंड। तो अब हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है एब्जॉर्प्शन की। उसके बाद ये है B12 इज आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। अब इसके बाद अब क्या हो सकता है, जब वो हायर स्टेट में गए तो ये वापिस आ गया बच्चों। यदि ये 10⁻⁸ सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप जो है स्टेबल, क्योंकि एटम के अपने आप को स्टेबिलिटी चाहता है बच्चों। ठीक है, तो वो 10⁻⁸ सेकेंड के बाद ये वापिस आके एक एच न्यू जो है फोटोन को एमिट करेगा। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, स्पॉन्टेनियस एमिशन की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द N2। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो प्रोपोर्शनल N2 में नंबर ऑफ एटम कितने, इस पे डिपेंड करेगा। तो P21 इसको स्पॉन्टेनियस एमिशन SP कर दें बच्चों। ठीक है, और इज इक्वल टू ये हमारे पास A21 N2 लिख लिया। ठीक है, एंड A21 इज द आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट A21 यहां पे आ गया, दैट इज द आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब थर्ड केस में अब हमें क्या है, साइंटिस्टों ने देखा कि हम कुछ ऐसा कोई मटेरियल सर्च करें जिससे कि हम लेजर प्रोड्यूस करें, और उसकी प्रॉपर्टी क्या हो कि एक मेटास्टेबल स्टेट हो। मेटास्टेबल स्टेट, तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मेटास्टेबल स्टेट, स्टिम्युलेटेड एमिशन, मेटास्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये सब चीजें जो है वो आपके जो भी लेजर पे क्वेश्चन बनेगा तो ये तीनों चीजों को आपको इंक्लूड करना है। तो ये होगी मेटास्टेबल स्टेट, ये नॉर्मल स्टेट। तो हमें एक ऐसा मटेरियल ढूंढना है जिसमें एक मेटास्टेबल स्टेट हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, 10⁻⁸ 3 सेकेंड जो है वो एटम जो इसमें स्टे कर पाए। ठीक है, तो एटम्स ऊपर हैं, हमने लाइट दी, एटम्स ऊपर गए बच्चों। ठीक है, अब क्या है, इस यहां पे आएंगे, कुछ जो है वो वापिस भी आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस, और यहां पे एटम रह के कुछ टाइम के लिए स्टे रहेंगे, रुक गए ना, ऊपर गए। ठीक है, और ऊपर से इनके मतलब सपोज करो कि 100 किलोमीटर पर आवर ऊपर गए और नीचे आने की स्पीड है
60 किलोमीटर पर आवर, सपोज करो यदि लेमन लैंग्वेज, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर तो जा रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर, पर नीचे धीरे आ रहे, तो क्या होगा, एक कंडीशन होगी कि हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम इज मोर देन द नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट, और इसे बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो जाना, उल्टा हो जाना। होता यह है कि ग्राउंड स्टेट में ज्यादा एटम होते हैं और हायर स्टेट में कम होते हैं, पर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो गया कि जो ये एटम है वो हायर स्टेट में एक पर्टिकुलर कंडीशन में ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द एट टेम्परेचर टी हो जाए बच्चों, किसी टेम्परेचर टी पे, एंड नंबर तो इक्वल, तो नंबर ऑफ एटम इज हायर, तो इसे बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में n2/n1 इज इक्वल टू E माइनस एच न्यू बाई के टी। ये बोल्ट्जमैन ने दिया था, ये क्या है, एटम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में आपको इस तरह से ड्रॉ कर रहा है दी पॉपुलेशन इन्वर्जन, और ये बताना नंबर ऑफ एटम इन द हायर n2/n1 E माइनस एच न्यू बाई के टी। और मेटास्टेबल स्टेट आए तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है जहां पे एटम जो है 10⁻³ सेकेंड है। तो हमें ऐसे मटेरियल को सर्च करना होता है बच्चों, जैसे कि हीलियम और नियॉन में हमने कॉम्बिनेशन लिया तो नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट और हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट मैच करती है। इस तरह से रूबी लेजर की हम बात करेंगे, वहां पे एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम को डॉप किया था क्योंकि क्रोमियम आयन के पास मेटास्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। तो इसलिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसा एक्टिव मीडियम हम सिलेक्ट करते हैं। तो थोड़ा ये आपको क्वेश्चन मेटास्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये सब चीजें आ सकती हैं। तो इसका मतलब है कि लेजर तभी प्रोड्यूस होगा जब 3 लेवल होंगे, ठीक है, नहीं 2 में ये प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसमें क्या है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन कितनी होगी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम इन हायर और एनर्जी। तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी डेंसिटी। तो होगा ये कि जब एटम यहां पे स्टे होंगे तो एक्सटर्नल एटम जो है, एक और जो फोटोन है, वो इसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, इसको इन्फ्लुएंस करेगा और इस एटम को नीचे ले आने में हेल्प करेगा। तो एक फोटोन तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब सेम टर्म ऐसे ही फोटोन दैट इज 1, तो 1 एंड दिस इज 2, तो ये सेकंड वाला और ये 1, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। तो इसी तरह से ये लेजर बन जाएगा। 2 से फिर हम क्या करेंगे, रेजोनेटर कैविटी बना के फिर हम क्या करेंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से हम एम्पलीफाई कर देंगे और लेजर का बीम मिलेगा। और इससे हम बेसिकली स्टिमुलेशन मिली बाहर से, यहां तो ऑटोमेटिकली आ गया, स्पॉन्टेनियस नीचे गिरा, यहां पे ये फोटोन, एक्सटर्नल फोटोन जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको इन्फ्लुएंस करेगा, इसको इसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज करेगा, ध्यान रखना, तो इसको इन्फ्लुएंस करेगा, मोटिवेट करेगा, आप मान लो, तो ये नीचे आएगा तो एक और फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है वो एमिट कर देगा। तो इसे हम बेसिकली लेजर ऐसे पढ़ो। तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, आपको बिल्कुल सही से यहां पे 10⁻³ सेकंड लिखना है बच्चों, इस तरह से आपको प्रोड्यूस करना। तो ये P21 stimulated emission is equal to B21 N2UV, that is the energy density of this photon, इस पे, और ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ B21। अब जो अब आपको क्वेश्चन आता है कि रिलेशन बिटवीन द स्टिमुलेटेड एमिशन, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, ये जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है कौन कौन से बच्चों, B12 एब्जॉर्प्शन का है, स्टिमुलेटेड एमिशन, B12 का मतलब स्टेट 1 से लेके स्टेट 2, फिर A21 हो गया, दैट इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम 2 to 1, और ये B21 मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इनके बीच में रिलेशन से हमें क्या पता चलेगा, ताकि हमें लेजर डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, B21 इज ग्रेटर देन द A21, मतलब इनके बीच में रिलेशन हमें पता चल जाए तो हम डिजाइन कर सकते हैं भी हमें कौन सी चीज कितनी मतलब की एनर्जी की स्टेट्स होनी चाहिए, ये सब कहां से होगा डिसाइड, वो इन आइंस्टाइन कोफिशिएंट से ही होगा। तो सिंपल से जल्दी से हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, एट इक्विलिब्रियम rate of absorption is equal to the rate of emission। N1 और N2 जो वो एटम है, ग्राउंड स्टेट एंड द हायर स्टेट एट टेम्परेचर T,
तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रेट ऑफ एमिशन। तो यहां से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया B12 N1 एनर्जी डेंसिटी, एंड रेट ऑफ एमिशन कितना हो गया बच्चों, दैट इज बेसिकली A21 N2 प्लस B21 N2 एनर्जी डेंसिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास N2 हो गया A21 प्लस B21 एनर्जी डेंसिटी। तो ये हो गया B12 N1 एनर्जी डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां से ये UV को बाहर निकाल लेंगे, मतलब एक तरफ ले आएंगे, ये U मतलब एनर्जी डेंसिटी को एट फ्रीक्वेंसीज को एक तरफ ले आएंगे, और जब हम एक तरफ लेके आएंगे उसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से आएगा A21 अपॉन B21 N1 अपॉन N2 N1 अपॉन N2 N1 अपॉन N2 B21 V21 और अब B12 अपॉन B21 माइनस 1। आप इसको सॉल्व करिए, एक तरफ से लेके आइए, तो N1 N2 B12 B21 माइनस 1 ये आएगा। ठीक है, अब N1 और N2 को एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू A21 और यहां से हम क्या करेंगे, B21 को कॉमन भी ले तो लेंगे बच्चों, यहां से ये ऐसे करके आएगा, तो A21 B21 और ये 1 अपॉन N1 अपॉन EH न्यू बाई KT माइनस 1। N1 अपॉन N2 इज बेसिकली EH न्यू बाई KT। इसको जरा ध्यान से रखना, ये कहीं गलती हो जाती है। अब कुछ नहीं करना, आपको N1 और N2 को एक तरफ लेके आना और इस एनर्जी डेंसिटी को एक तरफ लेके आना, तो इस फॉर्म में आएगा ये। ठीक है, अब इसमें जो है, अब प्लैंक्स ने जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी डेंसिटी है वो 8 पाई H न्यू Q अपॉन CQ 1 बाई EH न्यू बाई KT माइनस 1। तो यहां से ये 1 है, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 1, तो B12 इज इक्वल टू V21 और यहां से देखिए A21 अपॉन B21 इज इक्वल टू 8 पाई H न्यू Q बाई CQ। मतलब इसका मतलब हो गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन अपॉन द, इसको बोलते हैं कि स्टिमुलेटेड, ये है स्पॉन्टेनियस एमिशन अपॉन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी यदि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि एनर्जी स्टेट्स की गैप बढ़ जाए, मतलब कि एनर्जी बढ़ जाए, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना कि ये फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जो गैप है ग्राउंड स्टेट और हाई स्टेट के बीच में, वो इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो हमें इससे क्या पता चला कि हमें कितनी एनर्जी जो है दो स्टेट के बीच में कितनी एनर्जी हमें लेनी पड़ेगी एक स्टिमुलेटेड एमिशन की डोमिनेंस के लिए, कि स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा हो और लेजिंग एक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। तो ये फ्रीक्वेंसी कि ये इस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब कि ये गैप ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें ये ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से बस इतना आता है क्वेश्चन, A21 अपॉन B21 इज प्रोपोर्शनल टू न्यू Q। आप ये क्या न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अंडरस्टैंड, बस ये हो गया बच्चों। तो ये क्वेश्चंस आता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ लेजर की। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ लेजर लिखो जरा। तो ये बात करते हैं कंपोनेंट
ऑफ लेजर। तो लेजर के कंपोनेंट क्या है, एक तो है, यहां लिख लो सीधा बनाओ, एक है एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम इस तरह से बनाना है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद है रेजोनेटर कैविटी, ये कैविटी M1 मिरर हो गया, ये M2 मिरर हो गया, ठीक है। और एक है हमारे पास पंपिंग मैकेनिज्म, पंपिंग, तो ये पंपिंग मैकेनिज्म, ये क्या है, रेजोनेटर कैविटी, रेजोनेटर कैविटी है ये वाली, ठीक है। और इसमें जो है ये M1 M2 ये पंपिंग है, और ये तीन कंपोनेंट है, 1 दैट इज एक्टिव मीडियम, 2 एंड रेजोनेटर कैविटी 3 है। इसमें आपके पास M1 जो है वो हाफ सिल्वर्ड है, दैट इज हाफ सिल्वर्ड, और M2 है फुली सिल्वर्ड, फुली सिल्वर्ड है। इसको ऐसे बनाना है, तो कंपोनेंट को आपको इस फॉर्म में लेना है। अब एक एक कंपोनेंट की बात करें जल्दी से, क्योंकि हमें, अच्छा, पहला जो कंपोनेंट है वो है पंपिंग। तो पंपिंग मैकेनिज्म जो है वो बहुत सारे हैं बच्चों, उसमें से हम जो बेसिक हम डिस्कस करेंगे वो है थ्रू लाइट या ज़ीनॉन फ्लैश लैंप, ऑप्टिकल पंपिंग इसे बोलते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। उसके बाद हमें और भी हैं, जैसे हमारे पास केमिकल रिएक्शन से भी हम करते हैं पंपिंग, और बहुत सारे तरीके हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन, और हम करंट भी देते हैं सेमीकंडक्टर लेजर में। तो बहुत सारे जो है वो पंपिंग मैकेनिज्म है जो कि ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में एटम को लेके जाते हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है। वो उनका काम है पंपिंग करना, पंप करना, एटम को ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में ले जाए। ये सारे मेथड है। हम रूबी लेजर में बात करेंगे तो ज़ीनॉन फ्लैश लैंप यूज करेंगे, और हीलियम लोन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पंपिंग है। अच्छा, पंपिंग तो हो गई। अब सेकंड एक्टिव मीडियम। अब एक्टिव मीडियम क्या होना चाहिए बच्चों, जिसमें कि क्या होना चाहिए, मेटास्टेबल स्टेट हो, ऐसा स्टेट जो मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट का मतलब है जिसका 10⁻³ सेकंड तक एटम जो है वो स्टे कर पाए। जैसे कि हीलियम नियोन में हम क्या करते हैं, हीलियम में नियोन को मिक्स करते हैं, और रूबी लेजर में क्रोमियम आयन को मिक्स करते हैं। क्रोमियम आयन के पास मेटास्टेबल स्टेट होती है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बेस मटेरियल है उसमें डॉप्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये एक्टिव मीडियम हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज होगी मेटास्टेबल स्टेट, तो मेटास्टेबल स्टेट होगी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। उसके बाद हम बात करते हैं रेजोनेटर कैविटी। अब भाई एक फोटोन से तो 2 फोटोन हमने बन दिए, अब 2 से 4 करने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्पलीफिकेशन चाहिए। तो क्या होगा, इस एक्टिव मीडियम से सपोज करो 2 फोटोन बन गए। अब 2 फोटोन इस मिरर से वापिस आएंगे, और 2 एटम एक्साइटेड स्टेट की में जो 2 एटम हैं उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, तो 2 से ये 4 फोटोन बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, और 4 फोटोन यहां हिट करके जब वापिस जाएंगे तो 8 फोटोन, मतलब कि 4 जो फोटोन है वो 4 और एटम जो कि एक्साइटेड स्टेट में उनको इन्फ्लुएंस करके नीचे लेके आएंगे, तो 4 से 8 बन गए, फिर 8 M2 से वापिस 8 फोटोन come back, or again it interact with the 8 more atoms in the excited state and produce the 16 photon। तो 16 then 28, इस तरह से बच्चों 16 के बाद 32 64, इस तरह से हम ये क्या होगा, एम्पलीफिकेशन करता रहेगा। और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट, क्योंकि ये देखिए ये पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट क्या होगी, तो क्योंकि ये तो हाफ सिल्वर है, तो यहां से लेजर हमें मिल जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर बीम,
इंटेंसिटी का जो बीम है ये इसको बिल्कुल मोनोक्रोमेटिक बीम मिलेगा, जो कि लेजर इस तरह से एक बीम हमें यहां पे मिल जाएगा जो कि मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट है इन फेस। ठीक है, एक्टिव मीडियम ये मिरर, क्योंकि मिरर M1 तो क्या है, M1 जो है वो हाफ सिल्वर्ड है, तो लाइट यहां जाएगी, यहां तो ये फुली सिल्वर्ड है, यहां से लाइट पास नहीं होगी, यहां से जो बीम जो ये इस M1 मिरर से वापस आएगा। तो इसमें क्या एम्पलीफिकेशन का काम कर दिया 2 से, तो ये इसका काम है रेजोनेटर कैविटी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, सीधा जो बात करते हैं वो करते हैं टाइप ऑफ लेजर। बिल्कुल सिंपल है। तो ये तो हमें बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें लेजर जो है वो हमें क्या करना है, 3 लेवल तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रूबी लेजर। बिल्कुल हम यहां पे रूबी लेजर एंड दैट इज हीलियम नियॉन लेजर। डायग्राम हमने ऑलरेडी, मेरे जो वीडियोस हैं जो कि यूनिवर्सिटी एकेडमी एक चैनल है यूट्यूब, उसमें मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। मेरे अपने चैनल पठानिया फिजिक्स लेक्चर्स में मैंने वीडियोस डाल रखे हैं बच्चों। ठीक है, तो रूबी लेजर की हम बात करें तो पहले हमें क्या चाहिए, एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम इज, बिल्कुल फ्लो चार्ट से आपको कहना, एक्टिव मीडियम है एल्युमिनियम ऑक्साइड डॉप्ड क्रोमियम आयन। ठीक है, पहला कंपोनेंट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की। सेकंड कंपोनेंट क्या है बच्चों, सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास पंपिंग। पहला पंपिंग कर दो, दैट इज ज़ीनॉन फ्लैश लैंप। और थर्ड क्या है, रेजोनेटर कैविटी में मिरर है, रेजोनेटर कैविटी में मिरर है। एक है हाफ सिल्वर्ड और एक फुली सिल्वर्ड, M1 एंड M2। ठीक, कोई एक हाफ सिल्वर्ड होगा, एक फुली सिल्वर्ड होगा। अब इसका डायग्राम ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। इसको हम एक रूबी रॉड है, इसको एक ज़ीनॉन फ्लैश लैंप, यहां पे ट्यूब होगी, ट्रांसपेरेंट ट्यूब होगी, उसमें ज़ीनॉन की फ्लैशेस आएंगी, और इसमें जो है वो एक तरफ से ये फुली पॉलिश्ड होगा और एक तरफ से ये हाफ पॉलिश्ड और ये फुली पॉलिश्ड, और ये ट्यूब के अंदर होगा क्वार्ट्ज ट्यूब। और इसमें हमारे पास कूलिंग की भी जरूरत करती है, वाटर इसकी तरफ होता है, तो ये हमारे पास टोटल ज़ीनॉन फ्लैश जो लैंप देगा यहाँ से, तो यहाँ पे ज़ीनॉन फ्लैश देगा। और इस एल्युमिनियम के अंदर ये पूरे का पूरा रूबी हम बोलते हैं, पूरे का पिंक कलर का एक रॉड होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डायग्राम को बनाना है। इसमें हमने वोल्टेज की दे दिया, और यहाँ पे ज़ीनॉन लैंप है, और ये एक ट्यूब के अंदर है। ठीक है बच्चों, हाँ ये वाला। और इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम, तो इसको अच्छे से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद अब इसकी एनर्जी लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी लेवल, ये क्या है, सॉलिड स्टेट लेजर है और ये 3 लेवल लेजर है, ध्यान रखना। इट इज द सॉलिड स्टेट लेजर एंड इट इज 3 लेवल लेजर। अंडरस्टैंड? तो ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये 3 लेवल लेजर है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड में हम क्रोमियम के कुछ आयन जो है वो इस एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस यहां पे हमारे पास एक फोटोन ज़ीनॉन लैंप जो कि 5500 एंगस्ट्रॉम का इसमें एनर्जी होगी, वो एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे और क्रोमियम आयन के मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे, एंड देन इट इज कम बैक टू द, ये है रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। और इस ट्रांजिशन ये E1 E2 एंड दिस इज E3। तो
E1 और E2 के बीच में लेजिंग एक्शन होगा। यहां पे स्पॉन्टेनियसली जो है वो फोटोन यहां पे आएगा, ठीक है, एंड देन कम बैक। तो यहां पे एक फोटोन जो प्रोड्यूस करेगा 794। तो बेसिकली जो है ये 694 एंगस्ट्रॉम का ये लेजर एक्शन जो प्रोड्यूस करेगा। तो और ये हमारे पास है 2.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये एनर्जी और 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी है। तो लेजर यहां से फोटोन आएगा, फिर यहां पे एटम आएंगे और ये एटम ये एक्सटर्नल फोटोन एंड 2, तो 1 से 2 फोटोन बन जाएंगे। इसी तरह से हम एम्पलीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमें एक लेजर का बीम मिलेगा 6940 एंगस्ट्रॉम का। तो ये 3 लेवल लेजर है। यहां पे जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन या रेडिएशन लेस एमिशन यदि हम बात करें तो यहां पे रेडिएशन लेस ट्रांजिशन और E3 के और E2 के बीच में, और E1 और E2 के बीच में हमें लेजर मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फिर ग्राउंड स्टेट से फिर पंपिंग होगी, ये पंप क्या करता जाएगा अगेन एटम, जो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जियोन लैम्प की फ्लैश पल्स दिया, पंप किया, तो जो इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये पल्स के फॉर्म में होगी। इसलिए हम हीलियम नियॉन लेजर यूज करते हैं जो कि एक कॉन्टिन्यूस पल्स देता है। ये डिस्क्रीट मतलब कि इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस पल्स नहीं देता ये, और इसमें कूलिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें कॉस्ट भी ज्यादा होती है क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट के साथ जो है वो लेजिंग एक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है वो कूलिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए कॉस्टली। इस तरह से हम हीलियम नियॉन की बात करें। अब हीलियम नियॉन में एक्टिव मीडियम क्या है, एक्टिव मीडियम है हीलियम एंड नियॉन, ठीक है। हीलियम नियॉन 10:1 रेशियो, ठीक है। क्यों लिया हमने हीलियम, और इसमें इलेक्ट्रिक पंपिंग है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, और इसमें मिरर रेजोनेटर क्या है, मिरर है M1 एंड M2, एक है हाफ पॉलिश्ड और एक है फुली पॉलिश्ड, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसका। अब इसमें करना, इसमें जो एनर्जी स्टेट, तो आपको एक चैम्बर है, क्वार्ट्ज की ट्यूब है, इस तरह से बना दीजिए इसको। ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं। हीलियम नियॉन है इसके अंदर, और ये सपोज करो ये M1, इसको हाफ सिल्वर्ड कर दो और इसको फुली सिल्वर्ड कर दो, ठीक है। और यहां से जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड के लिए हाई वोल्टेज हम यहां पे देंगे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, हीलियम को हिट करेंगे और हीलियम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, और ये यहां के इलेक्ट्रॉन ये हीलियम को हिट करेंगे और हीलियम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और जाके नियॉन को हिट करेगा और नियॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा, नियॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी नीड अ हीलियम नियॉन कॉम्बिनेशन। हीलियम नियॉन कॉम्बिनेशन हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हीलियम का जो मेटास्टेबल स्टेट है दैट विल बी इक्वल टू द, उसकी एनर्जी जो है वो नियॉन के मेटास्टेबल स्टेट के बराबर है, दैट इज 2.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 61, ठीक है। ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट का है, और ये हमारे पास 8.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी लगभग 8.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड, ठीक है। अंडरस्टैंड बच्चों। तो ये जो है 8, तो ये हाँ, अब क्या है यहां से ये लगभग 19 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब क्या करेगा, अब देखिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से
उस ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो हीलियम को हिट करके मेटास्टेबल स्टेट में लेके जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये बेसिकली 4 लेवल लेजर। सपोज करो एटम इस स्टेट पे गए, अब इन्होंने क्या किया, एनर्जी गेन कर ली। जब हमने इलेक्ट्रिक मतलब डिस्चार्ज मेथड से इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, पहला प्रोसेस हीलियम को हिट किया, हीलियम को एक्साइटेड स्टेट में ले गए, इसका मतलब है एक्साइटेड स्टेट। अब हीलियम के पास एनर्जी लगभग नियोन की मेटास्टेबल स्टेट के बराबर है, तो ये हिट करेगा, कोलिजन होगा किसके साथ, नियोन के साथ, और नियोन के एटम को यहां पे ले जाएगा। ठीक है, अब सर आप पूछ सकते हैं कि सर हीलियम यूज कर, क्योंकि हीलियम को पंप करना बहुत मुश्किल है, हैवी है, सॉरी नियोन हैवी है, हीलियम लाइट है, तो हीलियम को पंप करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो नियोन की कॉन्सेंट्रेशन, तो हीलियम क्या करेगा, अपने एक्साइटेड उसको पंप करने में कम एनर्जी, फिर इतनी एनर्जी गेन कर लेगा तो इसके साथ कोलाइड करेगा और इन एटम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा, और यहां से जब वो वापस आएगा तो लेजर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 6300 एंगस्ट्रॉम के बराबर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और जब फिर ये वापस आएगा, ये है स्पॉन्टेनियस एमिशन और देन इट इज रेडिएशन लेस, मतलब कि हीट के फॉर्म में, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। तो लेजर जो है वो यहां पे बच्चे प्रोड्यूस हुआ, इट इज, तो कितने एनर्जी स्टेट, इट इज 4 लेवल लेजर एंड इट इज गैस विथ E1 E2 E3 एंड E4। तो E4 और E3 के बीच में लेजिंग एक्शन है। ठीक है, और भी इसमें IR भी कई सारे फोटोन एमिट होते हैं IR रेंज में भी। ठीक है, पर हमारा कंसर्न ऑप्टिकल रेंज में, और E3 से E2 में स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, और E2 से E1 जो होगा वो क्या होगा बच्चों, E2 से E1 जो है वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, E2 टू E1, E2 से E1 कौन होगा, दैट इज रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। फिर अगेन जब एटम यहां पे पहुंच जाएंगे तो पंपिंग के थ्रू ये जो एटम है अगेन यहां पे आ जाएंगे, फिर ये पंपिंग मतलब मैकेनिज्म अगेन दिस, और फिर यहां से ये चीजें जो है वो इस तरह से अगेन ये साइकिल चलता रहेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन थ्रू पंपिंग वो इसको हिट करेंगे, हीलियम को, हीलियम एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, इनकी एनर्जी सेम है इसलिए हमने नियोन को सिलेक्ट किया और हिट करके इस तरह से ये प्रोसेस क्या होगा। तो ये पूरे का पूरा लेजर कॉन्टिन्यूस लेजर है और हमें इसमें जो है वो कोई भी कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये कॉस्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं अब न्यूमेरिकल जो मेन न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। एक जो है न्यूमेरिकल लिखिए, इन रूबी लेजर, लेजर total number of chromium ion is 2.8 into 10 की 19, इतने नंबर ऑफ आयन है। ठीक है, इफ लेजर emit a wavelength 7000 angstrom, calculate the energy of pulse, ठीक है, तो अब एनर्जी होती क्या, E इज इक्वल टू NH न्यू, ये एनर्जी है, और यहां से N
एच सी बाई लैम्डा है। अंडरस्टैंड? अब ये n हमें पता है, c हमें पता है, लैम्डा हमें पता है, तो हम यहां से क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 7.94 जूल। भाई n है कितना हमारे पास, इसको 2.8 इंटू 10 की 19 मल्टीप्लाई बाई 6.6 इंटू 10 की माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 की 8, और ये लैम्डा हमारे पास है 6000 7000, 7 इंटू 10 की माइनस 10 की माइनस 7। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास आ गया टोटल E इज इक्वल टू 7 पॉइंट, तो इस एनर्जी का फोटोन को ये एमिट करेगा। एनर्जी, इतनी एनर्जी के फोटोन। अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि हीलियम नियोन लेजर के इमेज में है कि कैलकुलेट द population inversion of two state of helium neon laser। ठीक है बच्चों, that emit light of 6000 angstrom at temperature T। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो आएगा दैट इज बेसिकली बच्चों N2 बाई N1 इज इक्वल टू E माइनस एच न्यू बाई के टी। सिंपल सा है, ठीक है। और N2 बाई N1 E माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी। ठीक है। अब यहां से K जो है वो 8.6 इंटू 10 की माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेम्परेचर। ठीक है, ये K हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टेम्परेचर हो गया 3 केल्विन, और लैम्डा हमें पता है, C हमें पता है, H हमें पता है। तो इसको बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये टोटल जो हमारे पास N2 अपॉन N1 आएगा दैट इज E की पावर माइनस 80। ये जो Hc बाई लैम्डा है ये हमारे पास लगभग 2.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये सारे का सारा जूल में है। तो जब एच न्यू हम कैलकुलेट करेंगे उसको 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे तब ये जूल में आएगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। तो यहां से N2 बाई N1 और एच न्यू E की माइनस एच न्यू 2.04 और KT 0.5 इंटू 10 की माइनस 2 आएगा। तो ये E की माइनस 80 जो है वो पॉपुलेशन रेशियो आएगा। तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।